चलिए शुरू करते हैं हमारी केमिस्ट्री सीरीज़ का अगला लेक्चर, जो कि है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट को अपलोड करते आ रहे हैं और अब तक हमने बायोलॉजी को टू द पॉइंट तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अधिक शार्प बनाने के लिए इस चैनल पर उपलब्ध कंटेंट को रेफ़र कर सकते हैं, जिससे आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और हाँ, केमिस्ट्री को अब तक हमने 80% तक कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ 2 लेक्चर और होंगे और आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इस चैनल पर हम साइंस के 2 महत्वपूर्ण विषयों को आगामी 2 लेक्चरों के साथ कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे, जो आपकी आगामी रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत बेनिफिशियल रहेगा। तो इस चैनल की जो अपडेट्स हैं, उन सभी को पाने के लिए और 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए आप हमारे इस चैनल हेलो पीवाईक्यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर में हम जो भी कंटेंट है उसको मैंने शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आप तक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है और साथ ही जो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको भी हम चैप्टर की डिटेल डिस्कशन के बाद में लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर और जो भी वीडियो कंटेंट है उसको आप तक डिलीवर कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी ऐसे क्या चीज़ है कि हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट है वो एक व्यवस्थित और सरल तरीके से एलिमेंट्स की पहचान और अध्ययन करने के लिए किया गया था। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शुरुआत में जब तत्वों को समझने में हमें कठिनाई होती थी, क्योंकि उन पर कोई स्थिर पैटर्न नहीं था। पीरियोडिक टेबल ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टीज़ के आधार पर व्यवस्थित किया, जिससे कि उनका अध्ययन आसान हो गया। एलिमेंट्स की यानी कि पीरियोडिक टेबल ने जो एलिमेंट्स है उनके गुणों को उनके स्थान के हिसाब से पूर्वानुमान यानी प्रिडिक्शन करके मदद की थी, जिससे कि किसी नए तत्व को टेबल में रखा जाए और इसके बाद उसकी रासायनिक और भौतिक गुणों यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अनुमान लगाया जा सके। फिर आता है कि यह टेबल उन एलिमेंट्स के बीच के गैप्स और उनके आपसी रिलेशंस को स्पष्ट करता है, जिससे कि साइंटिस्ट को एलिमेंट्स के डेवलपमेंट और उनके बीच के रिलेशन को समझने में मदद मिली। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल के द्वारा बहुत से ऐसे नए एलिमेंट्स की खोज करने में मदद मिली, क्योंकि साइंटिस्ट को यह समझ में आया कि ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो टेबल में गायब हैं और इनकी खोज की जानी चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल ने केमिस्ट्री के अध्ययन को सरल, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया। तो चलिए अब देखते हैं डिटेल में कैसे इन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी की बात करें यानी कि पीरियोडिक टेबल की, तो आवर्त सारणी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करने की एक प्रणाली है। इसे 1869 में मेंडलीव ने व्यवस्थित किया था। इसमें समान गुण वाले तत्वों को एक ही कॉलम में रखा जाता है, लेकिन इससे पहले और भी कई वैज्ञानिक आए, जिनमें से ड्रोबेरनियर ने त्रिक नियम दिया और उसके बाद में न्यूलैंड के अष्टक नियम। तो इनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आवर्त सारणी की शुरुआत होती है कहाँ से? डोबेरेनियर का त्रिक नियम यानी कि डोबेरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। डोबेरेनियर ने 1817 में ट्रायड्स का सिद्धांत दिया था। किसका? यानी कि त्रिक का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार 3 तत्वों का एक समूह जो समान रासायनिक गुणों के होते हैं उन्हें त्रिक कहा जाता है। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि डोबेरेनियर के अकॉर्डिंग यदि 3 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो उन 3 तत्वों में से मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। यहाँ देख सकते हैं आप कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग यदि 3 एलिमेंट्स को क्रमबद्ध किया जाए तो मध्य जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का औसत होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। जब हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज लेंगे तो यह मिडिल एलिमेंट के इक्विवेलेंट होगा, मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग होगा। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज होता है, जो डोबेर्नियर के त्रिक नियम को प्रमाणित करता है। ऐसे ही आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में देखेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम बेरियम का 137। जब हम फर्स्ट और थर्ड के एवरेज लेंगे तो यह हमें 88.5 मिलेगा, जो कि स्ट्रोंशियम के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है, तो यहाँ पर मैंने इन जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं उनकी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो यहाँ हमने देखा कि डोबेर्नियर के त्रिक नियम के अकॉर्डिंग स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास पहले और थर्ड एलिमेंट का औसत होगा, जो लगभग 88.5 होता है, जो कि वास्तविक मान 88 के करीब होता है। तो ये नियम एक तरीके से डोबेर्नियर का त्रिक नियम कहा गया। ठीक है, ये सेकंड एग्जाम्पल है और ये थर्ड एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, 1865 में जॉन न्यूलैंड ने अष्टक नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। इसके अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हर 8वें तत्व के गुण पहले एलिमेंट के गुणों से मिलते जुलते होते हैं। इस नियम को अष्टक इसलिए कहा गया क्योंकि यह एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में एक डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न को दर्शाता है, यानी कि एक निश्चित आवर्ती पैटर्न को दर्शाता है, दिखाता है। जैसा संगीत के नोट्स में हर 8वें नोट्स की पुनरावृत्ति होती है। नोट्स मतलब सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर इसके बाद में दोबारा सा आता है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि संगीत के नोट्स में जैसे हर एक 8वें नोट्स की पुनरावृत्ति होती है, उसका रिपीटेशन होता है, ऐसे ही न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी यह कहा गया है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हर एक 8वें तत्व की प्रॉपर्टी मिलती जुलती होती है पहले तत्व से। ठीक है, अगर हम इसके नियम के विवरण की बात करें तो न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, कितने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा गया, इनके आधार पर क्रमबद्ध किया गया। ठीक है, जब इन्हें व्यवस्थित किया गया तो हर एक 8वें तत्व के गुण पहले तत्वों के गुणों से मिलते जुलते होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, सबसे पहले इन्होंने न्यूलैंड ने जो एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल रोज में व्यवस्थित किया, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 7 एलिमेंट थे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूलैंड के द्वारा प्रस्तुत ये तालिका है। जब इन एलिमेंट्स के गुणों का अध्ययन किया गया तो यह देखा गया कि हर एक आठवां तत्व यानी कि 8वें एलिमेंट के बाद का जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के गुणों से मिलता है। जैसे कि हाइड्रोजन और सोडियम के गुण यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, और फ्लोरीन, ठीक है, इनके गुण आपस में मिलते हैं। ठीक है, और फिर बात करें लिथियम और सोडियम के गुण। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि यह पहला पैटर्न था जो एलिमेंट में गुणों के आवर्ती स्वभाव को पहचानता था। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत से पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट यानी उसके विकास की दिशा मिली, डायरेक्शन मिली। हालांकि इस नियम की कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि एलिमेंट्स के गुण पूरी तरह से सभी समूहों में समान नहीं होते थे। फिर भी न्यूलैंड का अष्टक नियम रासायनिक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में जो पीरियड्स हैं उनको पहचानने में एक महत्वपूर्ण कदम था। न्यूलैंड का अष्टक नियम मुख्य रूप से पहली 2 पंक्तियों के लिए तत्वों के लिए सही था और बाद में इसमें सुधार किए गए, जैसे कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी को व्यवस्थित करते समय। ठीक है, अगर हम कुछ इसके की पॉइंट्स की बात करें तो न्यूलैंड ने केवल 56 एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया था। उस समय तक केवल 56 तत्व ही ऐसे ज्ञात थे और न्यूलैंड ने उन्हीं ही तत्वों को अपने अष्टक नियम के आधार पर व्यवस्थित किया था। यह नियम केवल कैल्शियम तक ही सही था। न्यूलैंड का अष्टक नियम देखा जाए तो यह केवल पहले कुछ एलिमेंट्स के लिए सही था, विशेष रूप से कैल्शियम तक। उसके बाद के भारी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में मेल नहीं बैठता था।
इसका मतलब यह था कि आठवें तत्व के गुण हमेशा पहले एलिमेंट के गुणों से मेल नहीं खाते थे। खासकर बड़े और भारी एलिमेंट्स के लिए आवश्यकता के अनुसार सुधार की आवश्यकता, कैसे कि यह नियम एलिमेंट्स के गुणों में रिपीटेशन को समझाने में तो सहायता था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो विकास के लिए यह पर्याप्त नहीं था। बाद में मेंडलीव ने आवर्त सारणी को सुधारते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंट्स को ऑर्डराइज किया, जो कि अधिक सटीक और व्यापक था। ठीक है, अब बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक, यानी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सिद्धांत क्या कहता है इसका? 1869 में दिमित्री मेंडलीव ने, जो कि एक रूसी रसायन शास्त्री और आविष्कारक थे, इन्होंने पीरियोडिक टेबल तैयार की। ठीक, उन्होंने उस समय ज्ञात 63 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए सापेक्ष द्रव्यमान यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया। इस सारणी को 8 ग्रुप यानी कि 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में विभाजित किया। समूहों में उन एलिमेंट्स को रखा गया जो रासायनिक गुणों के मामले में एक जैसे थे, और आवर्तों में उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनकी सापेक्ष एटॉमिक मास में वृद्धि हो रही थी। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रुप्स में तो उन एलिमेंट्स को रखा गया जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक जैसे थे, ठीक है। और आवर्तों में उन तत्वों को रखा गया जो कि जिनके सापेक्ष एटॉमिक मास में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, अब पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, यानी कि आवर्त नियम के अनुसार एलिमेंट्स के गुण, तत्वों के गुण उनके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास का आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एलिमेंट्स के सापेक्ष एटॉमिक मास में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक निश्चित पैटर्न में दोहराते हैं। अगर हम बात करें सारणी, सारणी का जो विभाजन है वो किस किस में किया गया था? एक तो आवर्त में यानी कि पीरियड्स में, और एक होता है ग्रुप्स में। ठीक है, ग्रुप्स में। ठीक, यानी कि आवर्त सारणी में कुल कितने थे? 7 आवर्त होते हैं। प्रत्येक आवर्त में एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में वृद्धि होती है। और ग्रुप्स की बात करें तो समूह में टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं जो एलिमेंट्स के रासायनिक प्रॉपर्टीज की समानता के आधार पर व्यवस्थित होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का महत्व अगर देखें तो यह तत्वों के गुणों में आवर्ती पैटर्न को पहचानने का पहला प्रयास था। मेंडलीव ने पहले से ज्ञात तत्वों को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया, और इस प्रकार उन्होंने एलिमेंट्स के गुणों का एक निर्धारित क्रम प्रदर्शित किया था। उन्होंने कुछ स्थानों पर खाली जगह छोड़ी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी जो टेबल है आवर्त सारणी की, तो उन्होंने कुछ स्थान पर खाली जगह छोड़ रखी थी। ठीक है, ठीक। और ये खाली स्थान क्यों छोड़ रखे थे? जहां उन्होंने अनुमान लगाया कि भविष्य में नए एलिमेंट्स की खोज हो सकती है जो उन स्थानों पर फिट होंगे। बाद में इन एलिमेंट्स की खोज हुई जैसे कि गैलियम, जर्मेनियम आदि। मेंडलीव ने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, और बेरिलियम और अन्य तत्वों को क्रमबद्ध तरीके से ऑर्डराइज किया। देखा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले एलिमेंट्स के समान होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें मेंडलीव के द्वारा ही कुछ भविष्यवाणी की गई और उनके जो नाम है वो संस्कृत नाम दिए गए। बात करते कि अगर हम इसकी डिटेल व्याख्या करते हैं तो हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल तैयार करते समय केवल ज्ञात तत्वों का ही नहीं बल्कि भविष्य में खोजे जाने वाले एलिमेंट्स का भी अनुमान लगाया था। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और उनकी विशेषताओं के बारे में भविष्यवाणी की और उन एलिमेंट्स के लिए स्थान भी छोड़े। इन भविष्यवाणियों के आधार पर कई नए तत्वों की खोज बाद में हुई और वे एलिमेंट मेंडलीव की आवर्त सारणी के स्थानों पर पाए गए। अगर बात करें जैसे कि एकालियम, ठीक है, ये है एकालियम। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका जो अस्थायी नाम था वो था गैलियम। मेंडलीव ने एकालियम नाम से एक तत्व का अनुमान लगाया जो उनकी सारणी में गैलियम के स्थान पर स्थित था। हम कह सकते हैं कि गैलियम को 1875 में पियरे मारी डेबियर ने, ठीक है, किसने? पियरे मारी डेबियर ने, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था।
मेंडलीव ने इस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की भविष्यवाणी की थी और वह सभी गुण गैलियम में सटीक पाए गए। ऐसे ही बात करें स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम का जो नाम था वो दिया गया था एका बोरोन। ठीक है, मेंडलीव ने एक अन्य एलिमेंट की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, उन्होंने इस एलिमेंट के बारे में भी कई गुणों की भविष्यवाणी की थी जो सही साबित हुई थी। बात करें आर्कानियम, ठीक है, यानी कि जर्मेनियम की। अब यहां पर आप देखेंगे कि जर्मेनियम जो है वो भी एक तरीके से इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, जिसमें इसकी धात्विकता और रासायनिक गुण पहले से ही डिसाइड हो गए थे, एक तरह से ऐसा लगता है। ठीक है, अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है जो कौन कौन सी भविष्यवाणी की थी, लेकिन हमने केवल समझने की दृष्टि से देखा था कि किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए साइंटिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं मेंडलीव की सारणी का महत्व, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव्स टेबल। तो मेंडलीव ने जो सारणी तैयार की थी उसका आखिर महत्व क्या था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भविष्यवाणी की सटीकता, मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और मास की भविष्यवाणी की थी जो कि उस समय ज्ञात नहीं थे। संस्कृत नाम दिया था, यानी कि उसके अकॉर्डिंग मेंडलीव ने अज्ञात तत्वों को अस्थायी नाम दिए थे, जैसे ए का। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार, मेंडलीव की सारणी ने आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यह सूची मेंडलीव की सारणी में उनकी अद्वितीय भविष्यवाणी क्षमता को दर्शाती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और उन्हें 8 समूह यानी कि ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में बांटा। उनकी सारणी ने उस समय ज्ञात 63 एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया और कुछ अज्ञात तत्वों के स्थान भी छोड़े। नीचे जो सारणी हमने दिखाई गई थी अभी, उसके बारे में पूरा विवरण यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी कुछ विशेषताओं की। तो उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए स्थान छोड़ा, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था। गुणों में समानता पाई गई, आधुनिक सारणी का आधार बना। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां रही है। सबसे पहले बात आती है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन को किसी विशिष्ट समूह में नहीं रखा गया था। इसे एल्कली मेटल्स और हेलोजेंस दोनों के साथ समानता दिखाई दी। हाइड्रोजन की बात करें तो यह एल्कली मेटल्स और हेलोजन इन दोनों के साथ एक तरीके से समान प्रॉपर्टीज के दिखाई दिए। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का जो क्रम है, दूसरी कमी यह थी कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान का जो क्रम है वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं हुआ था। कुछ एलिमेंट्स को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम को तोड़ करके व्यवस्थित किया गया, जैसे कि आयोडीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आयोडीन है इसको टीई यानी कि जिसका परिणाम जो कि टेल्यूरियम है, जिसका एटॉमिक मास है 128, इसके बाद में रखा गया। देख रहे हैं आप, इस आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद में रखा गया, जबकि इसका एटॉमिक मास इससे कम है। ठीक है, तो एक इसकी ये कमी थी। समान समूहों के एलिमेंट्स में एक तरीके से उनकी प्रॉपर्टी में भिन्नता पाई गई। कैसे? कुछ एलिमेंट्स एक ही समूह में रखे गए लेकिन उनके गुण भिन्न थे, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, इनको समूह एक में रखा गया जबकि इनके गुण एल्कली मेटल्स से मेल नहीं खाते थे। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का समावेश नहीं था। कैसे? अगर हम बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जैसे एलिमेंट्स को सारणी में स्थान नहीं दिया गया था, इनकी स्थान ही नहीं था। ठीक है, आधुनिक खोजों का अभाव, लैक ऑफ मॉडर्न डिस्कवरीज। तो एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स की खोज के समय मेंडलीव की सारणी इनके गुणों का वर्णन करने में असमर्थ रही। आइसोटॉप्स जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, 1H1, प्रोटियम 1H2, ड्यूटेरियम 1H3, ट्राइटियम। ये एक तरीके से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। ठीक है गाइज, आपको यहाँ पर जो नोट्स में लिखा हुआ है आपको सिर्फ इसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जो भी मैंने फैक्ट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में इन स्लाइड्स में अवेलेबल करवाए हुए हैं। तो आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से ही सिर्फ इनको देखना है और किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पर और इन्हीं जो एक एक वर्ड मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उन्हें आपको ध्यान से सुनना है और उन्हीं में से ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 में हेनरी मोजले द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? हेनरी मोजले के द्वारा।
पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर का आवर्ती फलन होती है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तत्वों की रासायनिक गुण, उनके एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में बात करें तो इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ग्रुप्स ऐसे, ठीक है, और 7 आवर्त ऐसे होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अगर हम बात करें इनके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की, तो इस आवर्त सारणी में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स के बारे में बात की गई थी। लेंथेनाइट्स ये जो तत्व हैं ये La यानी कि लेंथेनम के बाद आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये है लेंथेनाइट्स और ये है एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स उन एलिमेंट्स का समूह है जो कि लेंथेनम से शुरू होता है, ठीक है, और लेंथेनम के बाद आते हैं और ये एक विशेष श्रेणी में आते हैं। लेंथेनम क्या है? लेंथेनाइम एक तरीके से ये भी एक एलिमेंट ही है, जैसे सीरियम हो गया, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लेंथेनाइट का ही एक एलिमेंट है, लेंथेनाइट सीरीज का एक एलिमेंट है। यह लेंथेनाइट का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका उपयोग कैटलिस्ट में होता है। किसका? Ce का, ठीक है। लेंथेनाइट को फॉर्मिडेबल यानी कि बहुत ताकतवर माना जाता है। किस लेंथेनाइट्स को फॉर्मिडेबल यानी बहुत ताकतवर माना जाता है, क्योंकि इनका उपयोग बहुत सारी उन्नत तकनीकी प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कि केमिकल कैटलिस्ट और उच्च गुणवत्ता वाली धातुएं बनाने में। एक्टिनाइट की बात करें तो एक्टिनाइट जो है ये एक्टिनाइट तत्वों का समूह है जो कि एक्टिनियम Ac से शुरू होता है, और ये तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव एग्जाम में आ जाए, रेडियो एक्टिव तत्व कौन से हैं? तो यह एक्टिनाइट्स यानी कि बहुत एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिव से आप यहाँ याद कर सकते हैं एक्टिनाइट्स, ठीक है। और इनकी परमाणु संख्या बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम यह तत्व एक्टिनाइट्स का सबसे प्रसिद्ध तत्व है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी में किया जाता है, ठीक है। तो एक्टिनाइट्स का उपयोग एटॉमिक पावर, जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं और न्यूक्लियर रिसर्च हैं, उनमें किया जाता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो परिभाषा हमने देख ली कि कैसे कि तत्वों का एक संगठित तालिका होती है जिसमें सभी एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, जिसमें समूह जो है यानी कि वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम आवर्त कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो समूह 1 की बात करें तो यहाँ पर हम पेन चेंज कर लेते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट अगर बात करें इसकी ग्रुप नंबर 1 की, तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व आते हैं जो कि एल्कली मेटल्स होते हैं। कौन से मेटल होते हैं? ये एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुएं। हम जब स्कूल टाइम पे थे तो हमने इस सारणी को ऐसे याद किया था, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो ये सारणी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, उसको ऐसे याद किया जाता था। जैसे कि बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप जो है ये ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद, ठीक है। सेकंड ग्रुप की बात करें तो बेटा मांगे, कार, सुंदर, बाप, राजी, ऐसे 13 ग्रुप की बात करें तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। 14 ग्रुप की बात करें तो कैसी, गीत, सुनोगे, प्यारे। 15 ग्रुप में आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, बिहारी। और 16 की बात करें तो, ठीक है, तो इस तरीके से हमने 17 की बात करते हैं तो फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तरह से हम इनको याद करते हैं। अगर हम इनके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें, यानी टॉपिक्स कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 जो है ये एल्कली मेटल्स होते हैं। कौन सी? क्षारीय धातुएं होती है। ग्रुप नंबर 2 की आवर्त 2 की बात करें, यानी आवर्त 2 की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनकी बात करें तो ये एक तरीके से पीरियड 2 में आते हैं। आवर्त सारणी का एक उदाहरण यह भी है कि जैसे अगर किसी एलिमेंट्स के गुण समान हैं तो वो एक ही समूह में रहते हैं, जैसे क्षारीय धातुएं। आप देख रहे हैं इनको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनके ये क्या है? ये सभी क्षारीय धातुएं, ये एल्कली मेटल्स है, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है।
हम जो बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर के बारे में हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट का परमाणु संख्या उसके उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें केवल एटॉमिक नंबर जो है वो एक ही होता है, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 8 होती है, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एटॉमिक नंबर की हमने बात की थी। पीरियोडिक लॉ की जो हम बात कर रहे हैं वो हमने बात अभी की थी। ठीक है, अब इसके कुछ अगर हम देखें इस टेबल को ध्यान में रखते हुए, तो जो सबसे पहला आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है गुणों में आवर्तता, यानी कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। गुणों में आवर्तता का मतलब यह है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण नियमित रूप से बदलते हैं जबकि उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में दाएं से बाएं चलते हैं, दाएं से बाएं चलते हैं तो तत्वों के गुण बदल जाते हैं, या फिर यूं कहें कि बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के गुण बदल जाते हैं। हाइड्रोजन एक गैस है और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। हाइड्रोजन। हीलियम की बात करें तो हीलियम भी एक तरीके से गैस है, लेकिन इसका रासायनिक गुण बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि यह इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है। तो हम कह सकते हैं कि गुणों में आवर्तता का उदाहरण यह है कि जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स के धातु या अधातु होने की प्रवृत्तियां बदलती जाती है। उदाहरण के लिए बाईं ओर के तत्व धातु होते हैं, बाईं ओर के तत्व धातु होते हैं और दाईं ओर के तत्व अधातु होते हैं। ठीक है, बाईं ओर के धातु और दाईं ओर के अधातु, नॉन मेटल्स। एक आती है सिमिलरिटी इन ग्रुप्स, यानी कि ग्रुपों में समानता, समूहों में जो समानता होती है उसको भी यहाँ आवर्त सारणी के माध्यम से परिभाषित किया गया है। समूह में समानता का मतलब यह है कि आवर्त सारणी की एक ही समूह यानी वर्टिकल कॉलम्स में स्थित तत्वों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण एक जैसे होते हैं। जैसे कि आप देखें समूह नंबर 1, इसके जो एल्कली मेटल्स हैं यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रोवेडियम, सीजियम, ये सभी जो हैं ये सभी क्षारीय धातु होते हैं जो कि पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। और समूह अगर 17 की बात करें, ठीक है, तो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सभी तत्व जो हैं वो हेलोजन्स होते हैं। क्या होते हैं? हेलोजन। ठीक है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन है, वो समान होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समूहों में समानता का मतलब यह है कि किसी भी ग्रुप में सभी एलिमेंट एक जैसे गुण दिखाते हैं। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम दोनों ही एल्कली धातुएं हैं और दोनों पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। एक आता है आवर्तों का क्रम। अगर हम आवर्तक क्रम देखें तो आवर्तक क्रम का मतलब यह है कि आवर्त सारणी में एलिमेंट्स को उनकी इलेक्ट्रॉन संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। कैसे? अगर हम आवर्त 1 की बात करें, इस आवर्त की बात करें, सेकेंड, अगर हम इस नंबर 1 आवर्त की बात करें जो कि ये है, ठीक है, तो नंबर 1 आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व आते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन संरचना की बात करें तो इसमें होती है 1s स्क्वायर। और आवर्त नंबर 2 की बात करें तो इसमें लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, कार्बन ऐसे तत्व आते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी होती है? 2s2 2p1। ठीक है, तो इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दर्शाया जाता है। यानी कि आवर्तों का क्रम इस तरह से काम करता है, जैसे जैसे हम एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते हैं तो तत्वों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, वो बदलती जाती है। उदाहरण के लिए आवर्त 1 में 1 इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन वाला हीलियम होता है, जबकि आवर्त 2 में 2 और अधिक इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप्स की। तो ग्रुप में क्या होता है, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो टोटल कितने हैं? 18। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, एक मिनट इसको रब कर देते हैं। ग्रुप की बात करें तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके 18 ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 की हमने बात की थी कि ये एल्कली मेटल्स होते हैं। ग्रुप नंबर 17 जो हैं ये हेलोजन्स होते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। 100% आपको सिर्फ और यही ध्यान रखना है और कोई भी चीज़ ध्यान रखने की नीड नहीं है फॉर एग्जाम प्रस्पेक्टेशन। ठीक है, बात करते हैं ग्रुप्स की कि आखिर ये होते क्या हैं। तो ये एक ऐसे तत्व है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है सभी की। ग्रुप 1 में ये जितने भी तत्व हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समान रहती है। ठीक है, यानी कि ये सभी पानी के साथ क्रिया करते हैं। ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। क्यों? क्योंकि ये सभी तत्व हेलोजन होते हैं और इनकी जो रासायनिक प्रतिक्रिया हैं वो समान होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। तो हमने ग्रुप्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि जैसे ये जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज वाले हैं ना ये एक ग्रुप में आएंगे, ये जितने केमिकल प्रॉपर्टीज वाले हैं ये एक ही ग्रुप में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट हमने बहुत अच्छे से यानी कि सॉरी जो पीरियोडिक टेबल का जो निर्माण किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी का, तो इन साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से इनका अरेंजमेंट किया है जिससे कि समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब अगर हम इनमें डिटेल देखें कैसे, कि ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं डिटेल में, कैसे कि ये जो है ये एक क्षारीय धातु है, एल्कली मेटल्स होते हैं। तो इन एलिमेंट्स के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं। ये पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन गैस क्रिएट होती है और क्षारीय समाधान बनाते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बेसिक नेचर का होता है इनका सॉल्यूशन, और इनका रंग चांदी जैसा होता है, यानी सिल्की। सॉरी गाइस। ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो 2 में आप देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनके तत्वों के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपेक्षाकृत कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, लेकिन फिर भी ये पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये एक तरीके से हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ये एलिमेंट कुछ हद तक क्षारीय गुण यानी कि बेसिक नेचर में अपना गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ग्रुप 1A के मुकाबले, इसके मुकाबले कम होते हैं बेसिक नेचर में। जैसे कि अगर उदाहरण लिए तो कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्रिएट करता है। ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो ये बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। ये अन्य तत्वों के साथ आसानी से रासायनिक संयुग्म, ठीक है, केमिकल संयुग्म होते हैं, और हेलोजन पानी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, क्या, HCl, ठीक है। अगर हम क्लोरीन को देखें तो एक तरीके से ये पानी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये जो सभी एलिमेंट है इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा तीव्र गति के साथ ये रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, ठीक। ग्रुप नंबर 18 की बात करें, ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो ये आदर्श गैसें होती है, कौन सी, नोबल गैसें, कौन कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो हैं ये सभी एक तरीके से निष्क्रिय गैस है, आदर्श गैस है। ये गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, अर्थात ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेती। इनके पास पूर्ण इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं, जिससे ये स्थिर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबिलिटी चाहता है, अपने आप के लिए स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट होना चाहिए। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो देंगे, यानी कि किसी अन्य एटम के साथ वो अपनी प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो अगर ये स्थिर हैं, कौन से, 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि नोबल गैसेस हैं, और ये गैसें जो हैं इनका उपयोग बल्बों में, हवा में ऑक्सीजन की कमी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हीलियम का अगर हम उपयोग देखें तो एग्जाम पर्सपेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा, हीलियम का, कि हीलियम जो है वो गुब्बारों में किया जाता है इसका उपयोग, क्यों, क्योंकि यह हल्का और निष्क्रिय होता है। ऐसे ही समुद्र में जो तैराक होते हैं उनके गैस सिलेंडर में भी हीलियम का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन का उपयोग लाइट में किया जाता है, किसमें, लाइट में, ठीक। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में यहाँ दिखाया गया है कि इनकी विशेषता क्या है कि इस पीरियोडिक टेबल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुणों में आवर्तता होती है, समूहों में समानता होती है, और आवर्तों का क्रम, अरेंजमेंट इन पीरियड्स, ठीक है। इनकी हमने विस्तृत चर्चा की थी अभी। और अगर बात करें ग्रुप्स की तो 18 ग्रुप्स होते हैं। समूह क्या होते हैं, जो कि रासायनिक गुणों वाले तत्व होते हैं प्रत्येक समूह में, ठीक है, इसलिए उनको एक ही समूह में अरेंज किया गया है। ये ग्रुप 1A जिसकी हमने बात की थी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन सब की हमने अभी चर्चा की है पीरियोडिक टेबल के माध्यम से, ठीक है। आवर्त कुल 7 आवर्त होते हैं, और ये सब आपने अभी देखा कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और इनके जो प्रत्येक आवर्त के तत्वों में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की संख्या समान होती है, यानी कि फर्स्ट आवर्त में देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम इनकी एक कक्षा होती है, सेकंड पीरियड में देखें तो इनकी 2 कक्षाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवर्तों में तत्वों की संख्या को कैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी डिटेल की कि कैसे ये काम करते हैं, यानी कि इनका अध्ययन कैसे करें हम। एक मिनट, हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था लेकिन आवर्त के बारे में नहीं पढ़ा था। अब आवर्त की बात करते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, कुल टोटल 7 आवर्त हैं।
प्रत्येक आवर्त एक नई एनर्जी लेवल को दर्शाता है और इसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम होंगे। सेवंथ पीरियड यानी कि अंतिम तत्व जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा होता है? OG। ठीक है, OGANESSON। ये लास्ट एलिमेंट है किसका? सेवंथ पीरियड का। 7 आवर्त होते हैं ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लास्ट एलिमेंट है। आवर्त क्या होते हैं? तो हमने देखा कि एक आवर्त में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा जाता है और प्रत्येक आवर्त में ये हॉरिजॉन्टल रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसमें? हॉरिजॉन्टल रूप में। प्रत्येक आवर्त में स्थित तत्वों के गुणों में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है, जैसे कि मेटल्स से नॉन मेटल तक की श्रृंखला। बाएं साइड मेटल्स होते हैं, दाएं साइड नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखा हमने कि फर्स्ट पीरियड में 2 तत्व होते हैं। कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में 8 तत्व होते हैं। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सभी आपने इस टेबल में देखा होगा। ठीक है, ये सेकेंड आवर्त में होते हैं, ये फर्स्ट आवर्त में होते हैं। ठीक है, अब बात करें इनके विशेषताओं की, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स की। ठीक है, आवर्त तत्वों की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या कहती हैं? तो प्रत्येक आवर्त के तत्वों में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कक्षा यानी कि वैलेंस शेल जो है वो समान होती है, जो एलिमेंट्स के रासायनिक प्रॉपर्टीज को प्रभावित करती हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन प्रथम आवर्त की, तो इसमें केवल 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और दोनों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम और नियोन। कौन सा? लिथियम और नियोन। इनके जो बाह्यतम कक्षा देखें तो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और नियोन में भी देखें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये स्थिर रहते हैं। स्थिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है किसकी? नियोन की। ठीक है, और अगर हम बात करें आवर्तन परिवर्तन। ठीक है, तो आवर्तों में परिवर्तन क्या कहता है कि जब आवर्तन बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। कैसे? कि मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं जैसे, यानी कि अगर बाएं तरफ देखें तो मेटल्स होते हैं और दाएं तरफ देखें तो नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे कि लिथियम एक धातु है, जबकि नियोन एक गैस है। ठीक, और एटॉमिक साइज की बात करें तो जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इनका जो एटॉमिक आकार है, एटॉमिक शेप है, वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सोडियम और क्लोरीन, ये जो हैं इसमें सोडियम का आकार बड़ा होता है जबकि क्लोरीन का आकार छोटा होता है। ठीक, अगर हम साइज की बात करें तो यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो शेप है, जो उनका आकार है, वो छोटा होता जाता है। आवर्त में धातुओं से अधातुओं तक का परिवर्तन क्या कहता है कि पहले बाएं से दाएं जाते हुए मेटल्स की संख्या घटती है और नॉन मेटल्स की संख्या बढ़ती है, जैसा कि अभी हमने देखा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आवर्त सारणी में जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमने देख लिया है। अब बात करते हैं आवर्तों में एलिमेंट्स की संख्या। तो फर्स्ट पीरियड की बात करें तो इनमें 2 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। यह एक सबसे छोटा आवर्त है और इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन, 1 एनर्जी शेल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन शेल होता है, कह सकते हैं 1 एनर्जी शेल होता है। ठीक है, सेकंड पीरियड की बात करें तो इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कक्षाएं होती है। कितनी? 2। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड पीरियड की, तो इसमें टोटल 8 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? यहां देख सकते हैं आप, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कक्षाएं होती है। ठीक है, फोर्थ पीरियड की बात करें तो इसमें टोटल 18 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, ठीक है, यह जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, और यह सेलेनियम, ब्रोमियम और क्रिप्टॉन। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कक्षाएं होती है, 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, ठीक। बात करें 5th पीरियड की, तो इसमें भी 18 तत्व होते हैं। कितने? 18 तत्व होते हैं, ठीक है। 6th पीरियड की बात करें और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कक्षाएं होती हैं, ठीक है। 6th पीरियड की बात करें तो इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और 7th पीरियड की बात करें तो इसमें टोटल 32 पीरियड्स होते हैं, ठीक। यानी कि प्रत्येक आवर्त में एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती जाती है और इन एलिमेंट्स की वैलेंसी शेल में भी बदलाव होता है। आवर्तों में एलिमेंट्स के गुण बदलते हैं, जैसे कि धातु से अधातु और गैस तक का परिवर्तन। ये धातु है, ये अधातु है और ये गैस है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से धातु से अधातु की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं आवर्तों के महत्व की। तो आवर्तों का महत्व यह है कि हमें तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और उनके गुणों में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन प्रॉपर्टीज को समझने में हेल्प करता है। यह हम कुछ महत्वपूर्ण आवर्तीय गुणों को समझेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक संरचना का मतलब यह है इलेक्ट्रॉनिक संरचना का मतलब यह है कि किसी भी एलिमेंट के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यह तय करता है कि किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार कैसा होगा। आवर्तों में तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना हर आवर्त के साथ बदलती है। जैसे जैसे हम एक आवर्त में आगे बढ़ते हैं, हर एलिमेंट में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। जैसा कि आप हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन संरचना जो है वो उसका सीधा संबंध तत्वों के रासायनिक गुणों से होता है। बात करें इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वह ऊर्जा होती है जो एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है। आवर्तों में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आयनन ऊर्जा जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो बढ़ती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हाइड्रोजन से नियोन तक जाते समय आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इसका कारण है कि दाएं दाएं की ओर जो एलिमेंट्स के प्रत्येक कक्षा में, तो हम बात कर रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन से नियोन तक जाएंगे तब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है कि दाएं की ओर जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रत्येक कक्षा में अधिक प्रोटॉन होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना कठिन हो जाता है, ठीक है। और तो यह गुण हमें समझने में मदद करता है कि किस एलिमेंट्स को आयोनाइजेशन करना आसान होगा और किसे कठिन होगा, ठीक। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक एलिमेंट की जो कैपेसिटी है उसको दिखाती है, जब वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में अन्य जो भी अदर एलिमेंट्स हैं उनको उनमें इलेक्ट्रॉन को कैसे आकर्षित करता है। आवर्तों की बात करें तो आवर्तों में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास 9 प्रोटॉन होते हैं। कितने? 9 प्रोटॉन होते हैं। और यह जो भी अन्य एलिमेंट है उनसे इलेक्ट्रॉनों को आसानी से आकर्षित करता है। वही सोडियम की बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसके पास केवल एक ही प्रोटॉन होता है। कितना? एक ही प्रोटॉन होता है। इसलिए कह सकते हैं कि इसकी जो बाएं तरफ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, जबकि दाएं तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। यानी कि इससे हमें ये जानने में मदद मिली कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा और कौन नहीं। फिर आता है परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस की बात करें तो किसी भी एलिमेंट के परमाणु का आकार होती है यह उस परमाणु के केंद्र से आंतरिक इलेक्ट्रॉन तक की दूरी होती है, ठीक है। जो परमाणु का केंद्र है न्यूक्लियस, उससे इसकी दूरी कितनी है आंतरिक इलेक्ट्रॉन की, तो यह उसकी एटॉमिक रेडियस होती है, यानी कि परमाणु के आकार को डिसाइड करती है। आवर्तों में बाएं से दाएं जाते हुए परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। बाएं से दाएं जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस है वो घटेगी, या यूं कहें कि दाएं से बाएं सॉरी, गलत बना दिया है, 1 सेकेंड। बाएं से दाएं जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है
वो घटती जाती है आवर्तों में। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम दाएं की ओर जाते हैं तो जैसे कि नियोन, तो इसकी परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ठीक है, इसकी परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ये तो है हाइड्रोजन, ये है नियोन। ठीक है, इसका कारण है कि दाएं की ओर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित किया जाता है और परमाणु सिकुड़ता है। आवर्तों में बदलाव परमाणु के आकार को प्रभावित करता है। तो यह बताता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाएं कैसी होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं समूह और आवर्तों का आपसी संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। समूह और आवर्त की अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित हैं और इन्हें मिलाकर हम एलिमेंट्स को की प्रॉपर्टीज को व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं। यह हमें एलिमेंट्स की रासायनिक और व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। यह हमें एलिमेंट्स की जो भी रासायनिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। ठीक है, समूह और आवर्तीय प्रवृत्तियों से रासायनिक अभिक्रियाओं का पूर्वानुमान संभव है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो क्षारीय धातुएं। अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं समूह और आवर्तों का संयोजन कैसे होता है। समूह जो हैं वो समूह में तत्वों के गुण समान होते हैं, क्योंकि प्रत्येक समूह में स्थित एलिमेंट्स के बाह्यतम यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ग्रुप 1 की बात करें तो एल्कली मेटल्स होते हैं, यानी इनके जो सभी एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये जो है इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये एलिमेंट अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं। इन्हें हवा में आसानी से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इनको यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि आसानी से ऑक्सीजन को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट समूह 2 की यानी ग्रुप 2 की। ये होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय पृथ्वी धातु। अगर एलिमेंट की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये जो एलिमेंट है वो क्षारीय धातुओं की तुलना में यानी जो एल्कली मेटल होते हैं ग्रुप 1 के, उनकी तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जल के साथ धीमी अभिक्रिया करते हैं। इनकी संरचना मजबूत और लचीली होती है। ठीक है, और फिर बात करें निक्टोजेंस की तो निक्टोजेंस जो वे एलिमेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये एलिमेंट नाइट्रोजन गैस के रूप में पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी जो रासायनिक प्रतिक्रिया हैं वो अम्लीय या अधिक अम्लीय होती हैं। ठीक है, सॉरी, ये एसिडिक होती है। ठीक है, 16 की बात करें समूह 16 की तो ये हेलोजेंस होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेल्यूरियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये इनके विशेषताओं की बात करें तो इन तत्वों में ऑक्सीजन और सल्फर प्रमुख होता है। कौन सा? ऑक्सीजन और सल्फर। इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। ठीक है, तो इसलिए ओ जो है वो डायटोमिक फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब ये हर एक हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है और स्टेबल के लिए ऑक्टेट की जरूरत होती है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या है कि जो 2 एटम से मिलकर बना होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक तरीके से सहसंयोजी बंध बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसका भी कह सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये तत्व जो हैं वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं और सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ एसिड बनाते हैं। ठीक है, बात करें हेलोजेंस की तो इनके जो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनका जो बाह्यतम कक्षा में जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इसलिए अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनको 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ही ये अपने आप में स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये अन्य एलिमेंट के साथ आसानी से संयोजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है। ये गहरे रंग के और तीव्र गंध वाले होते हैं। ठीक, हेलोजेंस।
बात करें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की, तो लेंथेनाइड कुल मिलाकर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आंतरिक संक्रमण धातु यानी कि इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। लेंथेनाइड जो है वो L से शुरू होते हैं और ल्यूथेटियम तक होते हैं। एक्टिनाइड की बात करें तो ये एलिमेंट एक्टिनियम से शुरू होते हैं और लारेंशियम तक होते हैं। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो इन एलिमेंट्स में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज समान होती है। ये तत्व रेडियोधर्मी होते हैं और उनकी परमाणु संरचना जटिल होती है। एक्टिनाइड्स में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आता है यूरेनियम, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास का सामान्य नियम होता है जेड, जो कि परमाणु संख्या को इंडिकेट करता है। अगर इवन है तो परमाणु भार होगा 2Z और जेड अगर ऑड है तो परमाणु भार होगा 2Z+1। एक्सेप्शन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, बेरिलियम का परमाणु भार 9 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और ऑर्गन का परमाणु भार 40 होता है। ठीक, ये एक्सेप्शंस हैं। डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो यह संबंध तब बनता है जब दूसरी और तीसरी अवधि यानी कि दूसरे और तीसरे जो पीरियड्स हैं यानी कि आवर्त हैं, उनमें दो तत्व जो एक तरीके से डायगोनली स्थित होते हैं उनके गुण समान होते हैं। कैसे? ऐसे। ठीक, अगर ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त है तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो समान होंगी, तो ये डायगोनली रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बोरोन और सिलिकॉन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो है बोरोन, ये बोरोन और ये सिलिकॉन, तो देख रहे हैं आप ये डायगोनली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डायगोनली हम रिलेशनशिप देखें, ठीक है, तो बोरोन और सिलिकॉन ये दोनों क्या है, ये सेमीकंडक्टर हैं। क्या है? सेमीकंडक्टर। लिथियम और मैग्नीशियम की बात करें तो ये दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलते जुलते होते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ भी समान होती है। कार्बन और फास्फोरस की प्रॉपर्टी, दोनों के रासायनिक गुण समान होते हैं। और कुछ दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मेंडेलिवियम और सीबोर्गियम, जो कि इनकी एटॉमिक नंबर है वो 101 और 106 होता है रिस्पेक्टिवली। बात करें इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स को व्यवस्थित किया जाता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे कि इनकी स्टेबिलिटी को हम जस्टिफाई कर सकें। ठीक, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम परस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में जो डिटेल चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जो भी हमने देखा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से व टू द पॉइंट, उसके बाद कैसे इनको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ग्रुप 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आता है एल्कली मेटल्स। तो इसमें हमने जो ये एलिमेंट्स हैं इनके बारे में देखा, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो ये क्या है कि ग्रुप 1 में हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या? अत्यधिक अभिक्रियाशीलता रखते हैं। ये एलिमेंट बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं, यानी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं। इनकी नेचुरल स्टेट में ये अकेले पाए नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनका जो सामान्य रूप में ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो Na, ये पानी के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और इनके भाइतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। समूह 1 के सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यही कारण है कि ये तत्व जल्दी से अपने भाइतम इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और अन्य तत्वों के साथ संयोजन यानी कि बॉन्ड बना लेते हैं, और यही गुण इन्हें अत्यधिक अभिक्रियाशील बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सोडियम के भाइतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो इसे अन्य एलिमेंट के साथ मिलकर के रिएक्शंस में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं। ये एलिमेंट जल के साथ तीव्र रिएक्शन करते हैं। जब ये जल से संपर्क करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और ऊष्मा जो है वो भी उत्सर्जित होती है। कुछ एलिमेंट जैसे पोटेशियम, रुबेडियम, ये जो हैं वो जल के साथ और अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो पोटेशियम और पानी के बीच में प्रतिक्रिया में तीव्र ऊष्मा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जिससे कि विस्फोट हो सकता है। क्या? विस्फोट हो सकता है। बात करें हवा में ऑक्सीकृत होना, यानी कि ये क्षारीय जो धातु होती हैं, कौन सी? क्षारीय धातुएं, यानी ग्रुप 1 की क्षारीय धातुएं, ये हवा में आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं। जैसे ही ये तत्व हवा में आते हैं
इनकी सतह पर एक ऑक्साइड परत बनती है जो इन्हें और अधिक अभिक्रियाशील बना देती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लिथियम के साथ जैसे ही यह हवा में आता है, इसकी सरफेस पर लिथियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। किसकी? लिथियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो हम देखें इसका समरी देखें तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है उनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है और ये सभी रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इन्हें जल और हवा के साथ तेजी से रिएक्शन करने के लिए प्रेरित करता है। इनकी विशेषताएं, इनकी जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो इनका उपयोग विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट समूह 2 की, यानी ग्रुप 2 के एल्केलाइन मेटल्स की। एल्केलाइन मेटल्स की, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये जो ग्रुप 2 के तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो इनकी अगर बात करें विशेषताओं की तो ये तत्व क्षारीय धातुओं की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। यानी कि क्षारीय पृथ्वी धातुएं यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये ग्रुप 1 की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन फिर भी ये एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं। इनकी अभिक्रिया जल के साथ धीमी होती है और ये अपनी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में थोड़ी अधिक स्थिरता रखते हैं। ठीक है, बात करें जैसे उदाहरण की तो Mg और पानी यानी कि मैग्नीशियम और H2O के साथ रिएक्शन धीमी होती है, लेकिन फिर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या होता है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, अगर हम इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये क्या बनेगा MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि समूह 2 के जो तत्व हैं उनके बाह्यतम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कक्षा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें? आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, यह जो गुण है इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ताकि ये स्थिर आयन बना सके। इस कारण ये जो एलिमेंट है वो अपनी अभिक्रियाओं में सकारात्मक आयन यानी कि पॉजिटिव आयन के रूप में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Ca+2 बना लेता है ताकि ये स्थिर बना रहे। जल के साथ ये धीमी प्रतिक्रिया करते हैं। क्या? जल के साथ ये धीमी प्रतिक्रिया करते हैं यानी अभिक्रिया करते हैं। तो इन एलिमेंट्स की जल के साथ अभिक्रिया जो है वो धीमी होती है ग्रुप 1 की तुलना में। हालांकि ये जल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनकी जो प्रतिक्रिया है वो तीव्र नहीं होती है। कैल्शियम की बात करें उदाहरण के तौर पर तो कैल्शियम जल के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, और इनकी संरचना मजबूत और लचीली होती है। कैसे? कि समूह 2 के जो तत्व हैं उनकी संरचना स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होती है। ये एलिमेंट ठोस अवस्था में अधिक हार्ड होते हैं और कुछ मामलों में फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकी संरचना यह है, इन्हें विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों यानी कि इंडस्ट्री पर्पस के हिसाब से यूज़ होती है। मैग्नीशियम का उपयोग करें तो अगर हम मैग्नीशियम का यूज़ करें तो इसका उपयोग विमान और अन्य हल्के धातु अनुप्रयोगों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह मजबूत और हल्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निक्टोजेंस की। ठीक है, निक्टोजेंस समूह 12, निक्टोजेंस जो है वो समूह 15 यानी कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को कहा जाता है। ठीक है, इनमें आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये तत्व नाइट्रोजन गैस के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि इस समूह के जो प्रमुख एलिमेंट हैं वो नाइट्रोजन गैस के रूप में मिलते हैं। नाइट्रोजन पृथ्वी की वायुमंडल में लगभग 78% मिलता है। कितना? 78%। और यह एक रासायनिक रूप से स्थिर गैस है। अगर हम बात करें अन्य एलिमेंट जैसे कि फास्फोरस, ये भी एक प्राकृतिक रूप से अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन ये आमतौर पर ठोस अवस्था में होता है। कितना? सॉलिड स्टेट में होता है। कौन? फास्फोरस। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में गैसियस रूप में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैसियस रूप में होता है, जबकि फास्फोरस जो है वो ठोस स्टेट में होता है और इसे पीले या सफ़ेद फास्फोरस के रूप में देखा जाता है। किसको? फास्फोरस को। बात करें इसकी सेकंड विशेषता की तो ये है बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 15 के एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी यह विशेषता इन एलिमेंट्स को रासायनिक प्रतिक्रियाओं में 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को साझा या प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे कि अक्सर तीव्र आयन यानी कि एनायन या यूं कहें कि सकारात्मक आयन कैटायंस बनाता है। क्या बनाते हैं? कैटायंस।
या तो ये तीव्र आयन यानी कि एनायन बनाएंगे या फिर ये कैटायन बनाएंगे, ठीक है, या तो साझा करेंगे या फिर प्राप्त करेंगे, ठीक। उदाहरण के तौर पर हमने देख लिया क्या कि नाइट्रोजन जो है वो बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। आमतौर पर अपनी वैलेंसी को प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, जैसे कि नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड, ठीक है। ये जो N3- है, ये जो N3- है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड, ठीक। इसके रूप में ये साझा करता है, ठीक। अगर आप बात करें इसके रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तो ये अम्लीय या एक तरीके से कह सकते हैं बेसिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। यानी कि जो प्रिक्टोजेंस के एलिमेंट्स हैं उनकी रासायनिक प्रतिक्रियाएं आमतौर पर एसिडिक या बेसिक होती है। यह एलिमेंट वातावरण में अम्लीय और आधारिक यानी कि बेसिक जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको एक तरीके से अपनी अभिक्रियाओं में रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन एसिडिक प्रॉपर्टीज का होता है, जबकि फास्फोरस के यौगिक कुछ रूप में बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। यानी कि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जल में नाइट्रस अम्ल, आपने देखा होगा HNO3, ये जल में नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कह सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल ये उत्पन्न करता है, जो कि अम्लीय नेचर का होता है। कौन सा? एसिडिक नेचर का होता है। और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस कुछ परिस्थितियों में फास्फोरस ट्राइऑक्साइड उत्पन्न करता है, क्या से? P4O6, ठीक है, जो जल में घुल करके फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO3 में बदल जाता है, ठीक है। ये फास्फोरिक एसिड में बदल जाता है जो कि एसिडिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट समूह की, वो है हेलोजेंस। क्या? हलोजेंस, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग है CHALCOGENS। तो इसकी जो बात करें एलिमेंट्स की तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो समूह 16 के जो एलिमेंट्स हैं इनमें सबसे प्रमुख है कौन कौन सा? ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक तत्व है और वायुमंडल में इसका सबसे बड़ा योगदान है। सल्फर प्राचीन समय से ज्ञात है और यह कई रासायनिक जो केमिकल रिएक्शंस है उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो जीवन के लिए आवश्यक है और वायुमंडल में ये कितना होता है? 21%, ठीक है। और सल्फर की बात करें तो ये विभिन्न यौगिकों जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समूह 16 के सभी एलिमेंट्स के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तत्वों का जो रासायनिक व्यवहार है मुख्य रूप से इस विशेषता पर आधारित होता है, क्योंकि इन तत्वों का जो अपनी बाह्यतम कक्षा को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये तत्व अक्सर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। कितने? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अपने 2 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए आमतौर पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जिससे H2O जल जैसे यौगिक बनते हैं। क्या? H2O जैसे यौगिक बनते हैं, ठीक है। सल्फर भी एक तरीके से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। समूह 16 के जो भी एलिमेंट है वो रासायनिक अभिक्रिया में तेज अभिक्रियाशील मतलब जो इनकी अभिक्रियाशीलता है वो अत्यधिक तेज होती है, ठीक है। विशेष रूप से ये हाइड्रोजन के साथ एसिड बनाते हैं और इन एलिमेंट्स का जो रासायनिक प्रॉपर्टी होती है वो उन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवृत्तियाँ होती है यानी कि विनिमय प्रवृत्तियाँ होती है वो उन पर आधारित होती हैं, ठीक है। अगर आप बात करें जैसे ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन जो है वो जल के साथ प्रतिक्रिया करके H2O बनाता है और अधिकतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेलोजन की, ठीक है। हेलोजन जो है वो ग्रुप 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है, ठीक है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन ये हैं। इनके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि और समूह 17 के जो तत्व हैं उनके बाह्यतम कक्षा में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन तत्वों के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके जो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि पूर्ण रूप से ऑक्टेट में बदल सकें अपने आप को। और ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि अपने आप को स्टेबल कर सकें। इसलिए ये तत्व क्या है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और अन्य एलिमेंट के साथ आसानी से संयोजन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फ्लोरीन जो है वो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो यह एक तरीके से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और अन्य जो एलिमेंट है उनके साथ आसानी से संयोजन कर सकता है, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, NaF सोडियम फ्लोराइड। तो इसमें क्या है कि फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। ऐसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन भी एक तरीके से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ये एक तरीके से नमक बनाने का कार्य करता है, NaCl, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि, और ये गहरे रंग के और तीव्र गंध वाले होते हैं हेलोजन, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आखिर क्या चीज़ है और इसे कैसे पढ़ते हैं, क्यों जरूरत पड़ी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का वितरण उसके विभिन्न कक्षाओं और उप कक्षाओं में दर्शाता है। यह संरचना एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज को निर्धारित करती है। कैसे? अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड की, तो इसकी संरचना होती है 1s²। कितनी? 1s², यानी कह सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम बात करें इसके विवरण की, तो पहली अवधि में केवल एक शेल होता है जो कि के शेल के रूप में जाना जाता है। किसमें? के शेल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, तो इसे के शेल के रूप में जाना जाता है। इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम इस अवधि में आते हैं, इस पीरियड में आते हैं। दूसरे पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड की, तो इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 2s² 2p6, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें? ये जो है 2, ये एक तरीके से शेल को रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में KLMN, ये जो हैं ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो शेल वाइज करते हैं। तो K में 2 होंगे, L में 8, ठीक है, M में 8, सॉरी M में 18 और KLMN में 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ठीक है, इनमें। तो यहाँ हमने देखा कि सेकंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरी अवधि में 2 शेल होते हैं, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s² और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 2p6 होते हैं। उदाहरण के तौर पर लिथियम, बोरोन, कार्बन, ये सब इस पीरियड में आते हैं। तीसरे पीरियड की बात करें तो इसमें 3s² 3p6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि तीसरी अवधि में भी 3 शेल होते हैं, 3 शेल होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऐसे ही फोर्थ पीरियड की बात करें तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चौथी अवधि में 4 शेल होते हैं, कौन कौन से? KLMN, ठीक। तो अगर हम बात करें इसमें पहले शेल में तो 4s² में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 3d10 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे शेल में 4p6, ये कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल कितने हो गए? ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ पीरियड की बात करें तो इसमें 5s² 4d10 5p6 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो एक तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। इसको डिटेल में समझेंगे, वैसे तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्ट से ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पुटअप किए जा सकते हैं कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, SP, D, F, इनका कैसे क्या रोल है, ठीक है। ब्लॉक के आधार पर कैसे इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इनके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है एक शॉर्ट वीडियो में वो वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आवर्त सारणी में ट्रेंड्स की, ठीक है। कौन कौन से ट्रेंड्स हैं? एक तो बात करें एटॉमिक साइज की, तो ग्रुप के नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। ये टू द पॉइंट और वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल से ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम पर्सपेक्ट से। एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज की बात करें तो ग्रुप के नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो समूह के नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक है। अगर हम परमाणु साइज जैसे कि देखें हाइड्रोजन का देख लीजिए आप, ठीक। हाइड्रोजन का परमाणु आकार हीलियम छोटा होता है, जबकि पोटेशियम का परमाणु आकार सोडियम से बड़ा होता है। अगर आप ग्रुप को देखेंगे तो आप यही पाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम एक ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो प्रत्येक तत्व के परमाणु में एक अतिरिक्त शेल जुड़ता है, जिससे कि परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। एक अतिरिक्त शेल जुड़ेगा तो इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो समूह के नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह प्रवृत्ति है जिसके तहत एक परमाणु अपने बाह्य इलेक्ट्रॉनों को खींचता है,
ठीक है, बाह्य इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। ठीक है, जब हम एक समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है और बाह्य इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान क्लोरीन से अधिक होता है, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करता है। ठीक है, एक होता है मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि धातु गुण। समूह के नीचे जाने पर धातु गुण बढ़ते हैं। धातु गुणों में जो है वो धातु गुणों में शामिल है क्या, एक तो हाई टेम्परेचर पर हाई जो कंडक्टिविटी होती है, उच्च विद्युत चालकता होती है और आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाएंगे तत्वों में धातु गुण बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने बाह्य इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लिथियम, क्या लिथियम, लिथियम जो है एक ऐसी धातु है इसके मुकाबले रुबिडियम यानी कि आरबी, रुबिडियम जो है ये धातु गुण अधिक होते हैं लिथियम के मुकाबले, क्योंकि रुबिडियम का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम के मुकाबले अधिक ढीला होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आवर्त सारणियों पीरियड्स और ग्रुप्स की। तो हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो हॉरिजॉन्टली में क्या होता है कि इन्हें जो पीरियड्स कहा जाता है, किनको, हॉरिजॉन्टल पंक्तियों को, हॉरिजॉन्टल रोज को। अगर बात करें इनकी तो एक तरीके से आवर्त सारणी में कुल 7 अवधियाँ होती हैं। इन 7 पीरियड्स होते हैं जिन प्रत्येक अवधि में एक निश्चित संख्या में एलिमेंट्स होते हैं। प्रत्येक अवधि यानी कि प्रत्येक पीरियड्स को यहाँ पर आवर्त कहा गया है, नॉट अवधि। ठीक है, ये जो है ये आवर्त है। तो प्रत्येक आवर्त में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो हम दोबारा एक तरीके से रिवाइज करने की दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं कैसे। फर्स्ट पीरियड की बात करें तो दो एलिमेंट, सेकंड की बात करें तो 8, थर्ड की बात करें तो 8, 18, 18, 32, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा गया है, ग्रुप कहा गया है। ठीक है, तो ग्रुप कितने होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक, आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति, पोजीशन ऑफ नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। तो क्या कहा जाता है कि नॉन मेटल्स की बात करें तो इनका जो स्थान है वो आवर्त सारणी में दाहिनी ओर होता है। नॉन मेटल दाहिनी ओर और मेटल्स बाएं ओर। न्यूक्लियर चार्ज और बाह्य इलेक्ट्रॉनों की स्थिति। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो समूह के नीचे जाने पर बाह्य इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभावित इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज घटता है, क्योंकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। ठीक है, समूह 3 से 12 जो तत्व है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और ये डी ब्लॉक तत्व में आते हैं। किसमें, डी ब्लॉक में, SPDF। तो ये समूह 3 से 12 जो हैं वो डी ब्लॉक तत्व में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्व वो हैं भार तत्व हैं जिनके परमाणु भार ऐसे हैं। टाइटेनियम की बात करें तो इसका परमाणु भार 47.78 होता है। पोटेशियम 39 होता है, और क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19, तो 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 39 आ जाएगा। ऐसे ही लेड है, इसका परमाणु संख्या होती है 32। ठीक, और फ्रांशियम की बात करें तो फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर होता है 87। ये कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एटॉमिक नंबर की हमने बात की थी जो पहले प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है। ठीक है, गैलियम का 31, कार्बन का 6, हाइड्रोजन 1, क्रोमियम 24, सल्फर का 16। सोडियम की बात करें तो आवर्त सारणी बाईं ओर स्थित होता है और यह अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। गैलियम और सीजियम की बात करें तो समूह 13 के तत्व हैं। गैलियम कम जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 303 केल्विन होता है। इसे सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग और ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट डिवाइस जैसे ट्रांजिस्टर बनाने में व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है। यह कमरे के तापमान से थोड़ी अधिक तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होता है। सीजियम की बात करें तो इसका भी जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सीजियम। ऑक्सीजन का परमाणु भार ये होता है 16, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3। आवर्त सारणी में बाईं ओर की स्थिति देखें तो बाईं ओर क्षारीय धातु होती है यानी कि एल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो कि ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं। कोबाल्ट में समूह 9 का तत्व है कोबाल्ट। ठीक है, ये एग्जाम प्रस्पेक्ट से टू द पॉइंट 1 लाइनर है जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, समूह जो गैर प्रतिक्रियाशील एक परमाणु वाले और लो मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर वाले एलिमेंट से बना है। ठीक है, तो ये बात करते हैं नोबल गैस की। तो नोबल गैस एक तरीके से गैर प्रतिक्रियाशील धातु है। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके होते हैं इसलिए ये स्टेबल रहते हैं। इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी गैस हो या फिर कोई मेटल हो, नॉन मेटल हो या फिर कोई भी एलिमेंट हो, उनसे ये
क्रिया करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तत्व एक परमाणु वाले होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, और इनका उबालने का तापमान भी कम होता है, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सॉरी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबालने का तापमान होता है लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। समूह 16 की बात करें तो इनके जो भाज्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे, ठीक। बात करें आवर्त सारणी संबंधित महत्वपूर्ण बाकी विषय, तो आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल जो हैं वो अगर बात करें तो ग्रुप और पीरियड्स की वो साथ साथ बदलते रहते हैं, ठीक है। इनके जो एटॉमिक रेडियस है उसकी हमने बात की थी कि नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जो शेल है उनकी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो समूह के नीचे जाने पर, यानी ग्रुप्स में नीचे जाने पर घटती जाती है, लो होती है, ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो समूह के नीचे जाने पर, यानी ग्रुप्स में नीचे जाने पर घटती है, माइनस घटती है, और अवधि में बाएं जाने पर बढ़ती है, ठीक। और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो समूह में नीचे जाने पर, ग्रुप्स में अगर आप नीचे जाएंगे तो मेटल्स बढ़ेंगे और नॉन मेटल घटेंगे, जबकि बाएं से दाएं जाने पर नॉन मेटल बढ़ते हैं और जो मेटल्स वो घटते हैं। यानी कि सिंपली वे में याद रखा जाए तो क्या है, इधर तो है मेटल और इधर है नॉन मेटल, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है और नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है, या फिर यूं कहें कि दाएं से बाएं जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटेलिक घट रहा है, ठीक। अब बात करते हैं आवर्त सारणी के समूह और उनके प्रॉपर्टीज की। तो समूह एक जो है ये बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो एक तरीके से अगर आप खुद रिवीजन नहीं करते हैं तो इसी क्लास में आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक, जो भी टू द पॉइंट और वन लाइनर के माध्यम से। तो वह समूह एक यानी ग्रुप 1 की बात करें तो ये एल्कली मेटल्स होते हैं, जो देखो कितनी बार आ गए हैं, ठीक है। तो यह सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु होती है और जल से तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं और नमक बनाते हैं। समूह 2 यानी ग्रुप 2 की बात करें तो ये एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बहुत अच्छी होती है और जल से कम अभिक्रियाशील होते हैं बजाय ग्रुप 1 के, ठीक। बात करते हैं 17 की, ग्रुप 17 की, तो ये बोलते हैं हेलोजेंस। ये तत्व अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये किसी से भी रिएक्शन कर लेते हैं। इनका जो उपयोग है वो केमिस्ट्री में अत्यधिक किया जाता है, जैसे कि सैनिटेशन और वॉशिंग में, ठीक। ग्रुप 18 की बात करें तो ये नोबल गैस होती है और इन्हें किसी भी चीज़ से रिएक्ट करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से गैर प्रतिक्रियाशील धातु होती है, सर गैर प्रतिक्रियाशील एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो है आउटर मोस्ट शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अपने आप में ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए होते हैं, यानी कि स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको किसी भी प्रकार से कोई भी रिएक्शन करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। और ये मोनोएटॉमिक होते हैं, यानी कि एक परमाणु वाले होते हैं और इनका उपयोग बल्बों में किया जाता है, ठीक। अब बात करें इफेक्ट ऑफ पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, तो ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट है ये धातु होते हैं और कठोर होते हैं। इनके पास आयोनाइजेशन एनर्जी और इनके पास कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और कम ही इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। 17 और 18 की बात करें ग्रुप की, तो ये नॉन मेटल होते हैं और गैसियस फॉर्म में होते हैं। इनकी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ये गैसों में अधिक स्थिर होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देखें आवर्त सारणी की, तो सबसे पहले जो प्रेडिक्शन है किसका, केमिकल प्रॉपर्टीज का, यानी आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान के आधार पर हम उनके रासायनिक गुणों का अनुमान लगा सकते हैं। धातु और अधातु के बीच अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल, तो आवर्त सारणी के माध्यम से धातुएं और अधातुएं स्पष्ट रूप से विभाजित है, ठीक है, इसलिए उनको समझने में हमें ये मदद करती है। कौन? आवर्त सारणी। टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका। आवर्त सारणी के तत्वों का उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, संयंत्र निर्माण, ठीक है, और मेडिकल इक्विपमेंट्स इनमें किया जाता है। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं एमसीक्यू टेस्ट की, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस पर्पस। क्वेश्चन नंबर 1, आवर्त सारणी किसने बनाई? तो सबसे पहले हम बात करें तो आवर्त सारणी की जो सही स्ट्रक्चर है वो दिया था डिमिट्री मेंडलीव ने, ठीक। आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो टोटल 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, ठीक। तो राइट आंसर इज 2, 7, 18, 18।
आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 जो है वो पीरियड्स होते हैं, आवर्त होते हैं। आवर्तिक गुण किसे कहते हैं? आवर्तिक गुण किसे कहते हैं? तो इनमें से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर ये है कि आवर्तिक गुण वे होते हैं जो एलिमेंट्स के समूह यानी ग्रुप्स और पीरियड से संबंधित होते हैं। ये जो अवधि लिखा हुआ है ये गलत, एक तरीके से हिंदी जो है इसकी गलत हुई है, यहाँ पर आवर्त आएगा, ठीक है, आवर्त। बात करें कौन सा एलिमेंट श्वेत धातु के रूप में जाना जाता है, तो ये है टिन। समूह 1A के तत्व कौन से होते हैं, यानी ग्रुप 1 के तत्व कौन कौन से हैं? ये है क्षारीय धातु यानी कि एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स। ये ग्रुप 2 के हैं, ठीक है, और ये ग्रुप 17 के हेलोजेंस। क्या होता है जब समूह 1 यानी ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो पानी से प्रतिक्रिया करते हैं? तो ये गैस छोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि ये रिलीज करते हैं किसको? गैस को। जैसे कि अगर आप बात करें किसी भी ग्रुप 1 के एलिमेंट की वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो एक तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। कौन सा एलिमेंट गैस के रूप में अवस्थित होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है ये गैसियस फॉर्म में होता है, जबकि गोल्ड, आयरन और सिल्वर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। आवर्त सारणी में कौन सा एलिमेंट सबसे हल्का होता है? हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है क्योंकि इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, और इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है, इसलिए सबसे हल्का नाभिक है। और न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है, इसलिए सबसे हल्का नाभिक। और न्यूट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? परमाणु के भार को बढ़ाने के लिए, जबकि न्यूट्रॉन का कोई ऐसा खास यूज होता नहीं है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। मेंडलीव के आवर्तकीय नियम क्या है? व्हाट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं, ठीक। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। कौन सा एलिमेंट गैस के रूप में अवस्थित होता है? तो यह है नाइट्रोजन। ग्रुप 18 के तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं इनर्ट गैस, या फिर कह सकते हैं नोबल गैस। इनके आउटर मोस्ट शेल में जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहते हैं, इसलिए इन्हें किसी प्रकार से कोई रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, और ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये मोनो एटॉमिक होते हैं, सॉरी। और ये जो नोबल गैस है, कई ऐसे इनमें से कई ऐसे गैस है जो बल्ब में यूज होती है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? ये है 1। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, और एटॉमिक नंबर की बात करें तो 8। सिलिकॉन का रासायनिक प्रतीक क्या है? Si। कौन सा एलिमेंट लवण बनाने के लिए आवश्यक है? यह क्लोरीन। आपने देखा होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें क्लोरीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सॉल्ट बनाने के लिए। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हेलोजेंस। तत्वों का आवर्तिक गुण किस पर आधारित होता है? द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पर इनको व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। कौन सा तत्व उच्चतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है? यह है फ्लोरीन। आपने देखा फिर कल बाहर आई आंटी, तो एक तरीके से ये ग्रुप 17 के तत्व हैं, और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन, और नेगेटिविटी भी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रखता है। कौन सा तत्व परमाणु संख्या 6 है? कार्बन। यहाँ हम कार्बन को एक अलग से टॉपिक, अलग से लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि कार्बन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ना तो स्टेबल रहता है ना अनस्टेबल रहता है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कार्बन एक तरीके से जो भी हमारे आसपास चीज़ है वो सब कार्बन से मेड है, और सभी में कार्बन पाया जाता है, इसलिए हम कार्बन को बहुत डिटेल में समझेंगे। और कार्बन एक अलग से लेक्चर भी है, ठीक है, NCERT में, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? N। सिलिकॉन किस समूह का तत्व है? सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो ये है लिथियम। धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एलिमेंट की बात करें तो वो है हाइड्रोजन। नीचे किस तत्व की गैस अवस्था होती है? तो ये नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सभी गैसियस स्टेट में होते हैं।
ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की सामान्य विशेषता क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ग्रुप 1A में, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? ये हाइड्रोजन एटम के द्वारा क्रिएट होते हैं। टिन किस धातु के साथ मिलकर के ब्रॉन्ज बनाता है? तो ये है कॉपर। क्या होता है जब जल की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। परमाणु की संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नील्स बोर के द्वारा। विद्युत धाराएं किसके द्वारा संचालित होती हैं? ये मेटल्स के द्वारा संचालित होती हैं। तो गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।